हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूं फिर से अपने एक नए टॉपिक को लेकर जिसका नाम होगा टिंगलिंग नमनेस ऑफ लोअर लिम्ब। यानी इसका मतलब होता है कमर के नीचे, यानी दोनों पैरों में झुंझुनापन या सुन्न होना। इसको टिंगलिंग या नमनेस बोलते हैं। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग फिर से वापस एक बार फिर से यूट्यूब चैनल को Dr. Malik123 पर सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग प्लीज यूट्यूब पर आए और मेरे पूरे लेक्चर को देखें जो हेल्थ से रिलेटेड है। पूरे लेक्चर को आप देखें क्योंकि फेसबुक पे बहुत ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, सिर्फ रील्स ही करूंगा। तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो यूट्यूब पर आना होगा फेसबुक से, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना होगा Dr. Malik123 पर। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। टिंगलिंग नमनेस ऑफ लोअर लिम्ब, यानी कमर के नीचे वाले हिस्से में एक पैर या दोनों पैर में झुंझुनापन होना या सुन्न होना, उसको टिंगलिंग या नमनेस बोलते हैं लोअर लोअर लिम्ब में। ठीक है, लिम्ब कॉमन कॉज देखते हैं इसमें, जो एकदम जनरल कॉज होता है सुन्न होने का या झुंझुनापन होने का, उसको एकदम जनरल कॉज को देखते हैं। तो लॉन्ग टाइम सिटिंग, लंबे समय तक बैठना लेग फोल्ड करके, या तो लेग को क्रैम्स करके, यानी पैर को मोड़ के बैठना, या तो पैर को ऐंठ ऐंठ के घुमा के बैठना, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और उसकी वजह से झुंझुनापन होने लग जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन कॉज में आता है। दूसरा हो गया सियाटिका। सियाटिका, सियाटिक नर्व में एक नर्व होता है जिसका नाम सियाटिक होता है। तो सियाटिक नर्व में जो लोअर बैक से गुजरता है लोअर लिम्ब में नीचे की तरफ में, तो वो नसों में क्या दर्द होने को सियाटिका कहते हैं, जो सियाटिक नर्व में पेन होता है। थर्ड नंबर पे आता है प्रेगनेंसी, यानी गर्भवती महिलाओं में भी झुंझुनापन या सुन्न होता है। चार नंबर आता है लंबार डिस्क प्रोलैप्स, यानी जैसे ये वर्टिब्रा हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गई, ये रीढ़ की हड्डी हो गई। इसमें क्या होता है, जो डिस्क होता है वर्टिब्रा के बीच में वो प्रोलैप्स हो जाता है कि बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस होता है और सुन्न या झुंझुनापन हो जाता है। तो ये ज्यादातर L4 L5 यानी पीछे कमर के पीछे, यहाँ पे लंबार पे, सीधा नाभि से एकदम पीछे लंबार पे L4 L5 पे ज्यादा देखने को मिलता है। कंप्रेसिव ट्यूमर्स, 55 नंबर आता है कंप्रेसिव ट्यूमर्स इन स्पाइनल कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ट्यूमर हो गया, कोई गांठ हो गया किसी भी चीज का, ठीक है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, सीए हो, नॉर्मल कैंसर हो या टीबी का हो, किसी चीज का गांठ हो गया, तो ये गांठ क्या करता है, कंप्रेस करता है नर्व को। तो उसकी वजह से वर्टिब्रा में गांठ हो जाता है, उसकी वजह से भी जो है ट्यूमर हो जाता है, उसकी वजह से भी कंप्रेस करता है, तो ये झुंझुनापन या सुन्न रह सकता है। जो छठवां नंबर आया वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब ये हो गया कि दोनों साइड में, मतलब साइड में हाथ पैर या नीचे पैर के बारे में, लोअर लिम्ब के बारे में बात करें तो पैर के बारे में, तो इसमें न्यूरोपैथी में क्या नर्व वीक हो जाती है, उसको पूरी तरीके से विटामिन विटामिन नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो नर्व वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें झुंझुनापन या सुन्न होता है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता क्यों है, ये डायबिटीज की वजह से, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से, शुगर होने की वजह से, अल्कोहलिज्म यानी जो शराब वगैरह पीते हैं उनको न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में ग्लूकोज वगैरह नहीं मिलता, तो नर्व डैमेज होने लग जाता है। ठीक है, और तीसरा उसी के अंदर आता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन का ना मिल पाना, जिसकी वजह से भी नर्व वीक हो जाता है, टिंगलिंग नर्वनेस की शिकायत होने लग जाती है। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस का एक टिप देते हैं कि हमको डायग्नोस कैसे करना है। ठीक है, तो टिप्स देंगे, यानी फिजिकल डायग्नोसिस कैसे करना है, रेडियोलॉजी का सहारा नहीं ले रहे, तो फिजिकल डायग्नोसिस कैसे करते हैं प्रैक्टिस टिप बताएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है एकदम से, अगर फोल्ड करके बैठता है तो बहुत ज्यादा कॉमन यही देखा जाता है पैर को, तो ये थोड़ी देर में सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में होता है अगर पेशेंट को सियाटिका है या लंबार डिस्क प्रोलैप्स है, यहाँ पे डिस्क बल्ज आउट हो रहा है, ठीक है, तो होता क्या है, या कंप्रेसिव ट्यूमर, यहाँ ट्यूमर जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो रहा है, तो ये यूनिलैटरल सिम्टम रहेगा, यानी एक ही पैर में आएगा इसका झुंझुनापन या सुन्न, एक ही पैर में होगा। सब एक पैर में होगा अगर पेशेंट को सियाटिका की प्रॉब्लम है, डिस्क बल्ज आउट हो रही है, प्रोलैप्स हो रही है, या कोई ट्यूमर हो रहा है जिसकी वजह से कंप्रेस हो रहा है, तो एक ही साइड में रहेगा। अगर लंबार कैनाल स्टेनोसिस हो रहा है, कैनाल के अंदर अगर स्टेनोसिस हो रहा है, प्रेशर आ रहा है किसी तरीके से नर्व पे कैनाल से, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रहा है, तो उसमें बायलेटरल सिम्टम होगा। अगर कैनाल में प्रॉब्लम हुआ जिसमें जो है
गुजरते हैं पूरा नर्व रूट, पूरा गुजरता है नर्व, पूरा गुच्छा। अगर उसमें कुछ स्टेनोसिस हुआ कैनाल में तो फिर बाइलेटरल होगा, और न्यूरोपैथी हुआ तो भी बाइलेटरल होगा। तो हमने न्यूरोपैथी को देखा शुगर की वजह से, अल्कोहल की वजह से, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से। अब अगर प्रेगनेंसी में होता है तो प्रेगनेंसी में या तो यूनिलैटरल हो सकता है या तो बाइलेटरल हो सकता है। तो अब इसमें दोनों होगा तो अभी अपने को डिफरेंशिएट तो रह नहीं गया, क्योंकि दोनों हो सकता है। तो प्रेगनेंसी को कैसे पहचानेंगे कि प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है? ये टिंगलिंग या नमनेस जो होगा वो एंकल के चारों तरफ होगा, सिर्फ एंकल के चारों तरफ, या पैर के फुट के सोल के चारों तरफ होगा। जो टिंगलिंग नमनेस होगा प्रेगनेंसी में या तो एंकल के चारों तरफ होगा, ये या तो एंकल के चारों तरफ होगा या तो सोल के चारों तरफ होगा। ठीक है, टिंगलिंग नमनेस ये हो गया। अब अगर हमको वो करना रहे, मान लिया रेडियोलॉजी वगैरह करना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, ये चीज हमको करना है। विटामिन बी12 चेक कर सकते हैं, ठीक है, विटामिन बी12 चेक करते हैं, शुगर चेक कर सकते हैं, बीएसएल चेक कर सकते हैं। आज कहीं तो आया था, कहीं तो पढ़ा हुआ था, बैठो 10 मिनट 5 मिनट बैठो, आया था। तो अब हम लोग मैनेजमेंट देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या करना है। मैनेजमेंट में हमको करना है, इसका इलाज कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज अकॉर्डिंग टू कॉज, हम लोग कॉज को भी इन्वेस्टिगेशन करना है। अकॉर्डिंग कॉज के हिसाब से हमको इन्वेस्टिगेशन लिखना है, सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, विटामिन बी12 करना है, शुगर लेवल चेक करना है, लिपिड प्रोफाइल भी कर लेते हैं, लिपिड प्रोफाइल चेक करना है। ठीक है, तो लिपिड प्रोफाइल भी कर लेते हैं। उसके बाद में हमको मैनेजमेंट में क्या करना है? अकॉर्डिंग इन जनरल कंडीशन में अगर हमको देखना है तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन का यूज करना है। जनरल कंडीशन में ज्यादातर न्यूरॉन को जो है डिफिशियंसी जो होता है विटामिन डिफिशियंसी की वजह से होता है, तो हम लोग ज्यादातर ये देखेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से तो मल्टीविटामिन यूज करेंगे। अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो एनएसएआईडी इंजेक्शन या मेडिसिन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे डाइनापार हो गया, इंजेक्शन का यूज करते हैं। एनएसएआईडी दवाओं में कोई भी हो सकता है, टोरिकॉक्सिब हो सकता है, ब्रूफेन हो सकता है, निमोसलाइड हो सकता है, डाइक्लोफिनेक हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, पायरोक्सिकेम हो सकता है। तो एनएसएआईडी दवाओं में कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। या ज्यादा पेन हो रहा है तो एनसेड्स के साथ में हम लोग एनाल्जेसिक सिडेटिव थोड़ा सा ट्रेमाडोल यूज करेंगे एनाल्जेसिक में, अगर ज्यादा पेन हो रहा है। अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है तो एनएसएआईडी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करके हम लोग एनाल्जेसिक में ट्रेमाडोल और पैरासीटामोल का यूज करेंगे कॉम्बिनेशन में। साथ में हमको नर्व रूट, न्यूरॉन के सर्कुलेशन को, न्यूरॉन के ब्लॉक करने के लिए, न्यूरॉन्स के पेन को, नर्व पेन को ब्लॉक करने के लिए हमको जो यूज करना है वो गाबापेंटिन प्लस नॉर्ट्रिप्टिलिन या प्लेन गाबापेंटिन यूज करना है। अगर ये दवाओं से उतना फायदा रिलैक्स नहीं होता है, इतना रिलीफ नहीं होता है, तो हम लोग एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डुलोक्सिटिन, एमिट्रिप्टिलिन, फ्लोक्सिटिन। और अगर ये भी दवा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे तो हम लोग सोडियम वॉलप्रोरेट जैसे दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको मल्टीविटामिन यूज करना है, एनएसएआईडी दवा यूज करना है, एंटासिड यूज करना है। इन जनरल अगर एनएसएआईडी से गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है तो हमको एनाल्जेसिक ट्रेमाडोल या पैरासीटामोल यूज करना है। ट्रेमाडोल से चक्कर आ रहा है तो एनएसएआईडी यूज करना है प्लस पैरासीटामोल यूज करना है। अगर थोड़ा सा और यूज करना है तो आपको मसल रिलैक्सेंट टैबलेट में यूज कर लेना है, क्लोरोक्साजोन हो गया, और भी जो भी मसल रिलैक्सेंट हो गया, बैक्लोफेन हो गया, थायोकोल्चिकोसाइड हो गया। तो ऐसी मसल रिलैक्सेंट दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में प्लस मल्टीविटामिन टैबलेट या गाबापेंटिन प्लस नॉर्ट्रिप्टिलिन या प्लेन गाबापेंटिन या ड्यूलोक्सिटिन, फ्लोक्सिटिन, एमिट्रिप्टिलिन कोई भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू।